मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 9 में हिंदी में कृतिका से अगला पाठ है हमारा माटी वाली पढ़ा रही हूँ। यह एक संस्मरण कहानी है। संस्मरण यानी कवि ने अपने जीवन में कुछ घटनाएं देखी, लेखक ने उन घटनाओं के आधार पर उसने याद करते हुए कोई कहानी लिखी। इस कहानी के लेखक है विद्यासागर नौटियाल जी और यह कहानी है टिहरी गांव की। टिहरी गांव जो हमारे उत्तराखंड में ही है। जब वहाँ पर टिहरी बांध बन रहा था तो उस समय की घटना की एक छोटी सी याद के रूप में ये कहानी हमारी है। यहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री होती है। कहानी को मैं संक्षेप में आपको समझा रही हूँ, आप उसको 2 बार घर पर पढ़ेंगे। कहानी में एक बूढ़ी स्त्री होती है माटी वाली। उसे माटी वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि वह टिहरी गांव में प्रत्येक घर में लाल माटी पहुंच जाती थी, लाल चिकनी मिट्टी। पहाड़ों पर जो मिट्टी मिलती है वह घरों को लीपने के लिए, चूल्हा लीपने के लिए प्रयोग नहीं होती है, तो उसे बहुत दूर नीचे घाटी से, माटा खान से माटी लानी पड़ती थी। और उसका एक कनस्तर था जिसे वो सर पर रखकर माटी खोदती थी, उसे भरती थी, फिर उसे सर पर रखकर टिहरी गांव में पहुंचाती थी। तो हर घर में माटी वही पहुंचाती थी, इसलिए सारे गांव के सभी घर वाले, सभी लोग उसको जानते थे और उसको जब भी किसी को जरूरत होती थी माटी के लिए उसको ही बुलाते थे। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास सिर्फ रोटी खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। रोटी भी उसको माटी पहुंचाने के बदले एवज में व्यक्ति रोटी दे दिया करते थे कि आज वो माटी लेकर आई है तो 2 रोटी उसको दे दी, 4 रोटी दे दी। इसके अतिरिक्त उसकी कोई कमाई का अन्य साधन नहीं था। उसका एक बूढ़ा पति था, दोनों मिली हुई रोटियों से ही अपना गुजारा करते थे। तो यहाँ पाठ में माटी वाली एक टिहरी गांव में स्त्री के यहाँ माटी लेकर पहुँचती है। वह उसको 4 रोटी देती है। तो उसके सर पर जो डीला कपड़ा जिसके ऊपर वो कनस्तर रखती थी, तो उस कनस्तर में वह अपनी 2 रोटी खाती है और 2 रोटी उसमें छिपा कर रख लेती है कि घर पर जाकर अपने पति यानी बूढ़े व्यक्ति को मैं दूंगी खाने के लिए। ये सब उसकी रोटियों का इस तरह ले जाना उसकी गरीबी को दर्शा रहा है कि वह कितनी गरीब थी कि भरपेट भोजन भी उसको नहीं मिलता था। जो मिलता था उसमें से वह आधा अपने पति के लिए बचा लेती थी। फिर तभी दूसरे घर से बुलावा आता है उसके लिए कि माँ ने आपको बुलाया है, लड़की बुलाने आती है। वह दूसरे घर में जाती है तो वहाँ जो स्त्री होती है वो कहती है कि कल हमारे लिए माटी ले आना, और वो उसको बैठा लेती है। बदले में उसको वो चाय पीने के लिए कहती है। वह भी उसको 2 रोटी देती है। उस 2 रोटी में से वह एक खा लेती है और एक अपने बूढ़े के लिए रख लेती है। इस तरह रोटियों को गिनना और उसका हिसाब लगाना उसकी गरीबी और उसकी स्थिति को कि कितनी गरीब है, वो उसके पास भरपेट भोजन भी नहीं है, दर्शाता है। बीच बीच में भाषा की दृष्टि से कुछ अच्छे वाक्य भी आए हैं, जैसे भोजन करते हुए उसको वह घर वाली स्त्री पीतल के बर्तन में, पीतल के गिलास में देती है चाय डालकर। तो वह कहती है कि चाय तो अपने आप में अच्छा साग हो जाता है। कहीं वो कहती है कि भूख मिट्टी के भोजन, यानी मिठास जो है वो भूख में होती है, भोजन में नहीं। यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको चाहे आप सूखी रोटी दे दो वो भी उसको मीठी लगेगी, और किसी का पेट भरा हुआ है तो उसे पकवान भी खाने के लिए दे दो, वे भी उसको फीके ही लगेंगे। यानी मिठास जो है वह भूख में होती है, भोजन में नहीं। इस तरह वह वहाँ से रोटी लेती है, हिसाब लगाती हुई अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसका एक ही कनस्तर है, वही कनस्तर पुराना सा, लेकिन वो पूरा भरकर, चुलबुल भरकर लाती है, सभी उसको पहचानते हैं। वह वहाँ से 3 रोटी लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ती है कि आज मैं अपने बूढ़े को, अपने पति को अच्छे से प्याज काट कर, उसको भूनकर रोटी खिलाकर दूंगी। तो लेकिन जब वो घर पहुँचती है उससे पूर्व ही उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है और वह रोटियां नहीं खाता, संसार से विदा हो जाता है। इसके पश्चात अगला दृश्य दिखाते हैं कि घोषणा हो चुकी है कि टिहरी बांध का पानी छोड़ा जा चुका है और गांव को खाली कर दिया जाए। यानी पूरे गांव में पानी धीरे धीरे भर रहा है, सभी के घर डूब रहे हैं
और माटी वाली के पति की जो मृत्यु हो गई उसे दफनाने के लिए शमशान भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा उसके लिए। यानी गरीब व्यक्ति के लिए शमशान की व्यवस्था भी, सारी जिंदगी तो उसने दुख में कष्ट में बिता ही दी, उसके पास कोई घर नहीं था, झोपड़ी में वो रहते थे, वो भी ऐसे ही किसी के स्थान पर बनाकर, लेकिन अंत में मरते समय उनको शमशान भी प्राप्त नहीं होता। और जब वह, क्योंकि टिहरी बांध में जो है विस्थापन की समस्या दिखाई गई है। विस्थापन यानी जब कोई व्यक्ति एक जगह जहां वो हमेशा से रह रहे हैं उनको वो जगह छोड़ने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि यहाँ से तुम दूसरी जगह चले जाओ, वहां पर जाकर दोबारा से स्थापित होना, रहना। ऐसे में यदि सरकार वह जमीन ले रही है तो वो उन व्यक्तियों से बदले में उस जमीन के कागज मांगती है कि जहां आप रह रहे हो, यदि आप वहां के कागज आपके पास हैं तो वो हमें दे दो, क्योंकि वो जमीन सरकार ने ली है, बदले में सरकार दूसरी जगह पर आपको जमीन दे देगी। लेकिन ये जो टिहरी गांव में रहती थी माटी वाली इस बूढ़ी स्त्री, इसके पास तो कोई अपनी जमीन ही नहीं थी, इसके यह तो सिर्फ माटा खान से माटी लाती थी और ऐसे ही झोपड़ी बनाकर गांव में रहती थी। यानी उस ऐसी स्थिति में, विस्थापन की समस्या में ऐसे लोग बेघर हो जाते हैं जो गरीब होते हैं, जो किराए पर रहते हैं या जिनके पास कोई घर नहीं होता, और जो जहां वो रह रहे हैं जिस स्थान पर, वहां सरकार ने उसको जब्त कर लिया। जैसे टिहरी गांव में पूरे में पानी भर गया, सरकार ने सबको घरों को ले लिया, तो वहां ऐसी स्थिति में वो लोग बेघर हो जाते हैं। यहाँ पर इस कहानी में गरीबी, विस्थापन की समस्या के साथ साथ थोड़ा अपने पैतृक चीज़ों की पैतृक संपत्ति की देखभाल का विषय भी साथ में आया है। जब वह एक स्त्री के यहाँ जाती है माटी के लिए, तो वो उसको पुराने पीतल के ग्लास में चाय देती है और उससे कहती है कि हम तो अपने पुरखों की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। आजकल के लोग हैं जो इनको कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। यानी जो हमारे पैतृक हैं, हमारे पुरखे हैं, दादा बाबा, उन्होंने अपना पेट काट काट कर किस तरह हमारे लिए एक चीज़ जोड़ी है, हमें उसका महत्व समझना चाहिए और उन चीज़ों की देखभाल, सुरक्षा हमें करनी चाहिए। इस तरह यह कहानी हमारी माटी वाली आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आप इसे 2 बार पढ़िए। इसमें प्रश्न उत्तर हैं कुछ, जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, शहरवासी माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छे से पहचानते थे। कंटर यानी कनस्तर, क्योंकि वो एकमात्र माटी पहुंचाने वाली थी और उसका कनस्तर भी एक ही था, वही सभी के घरों में पहुंचता था, इसीलिए सब लोग उसको पहचानते थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि गरीब आदमी का भाग्य ही कहाँ होता है। गरीब आदमी के पास अच्छा, उसके भाग्य में कुछ होने वाला ही नहीं है, और बुरा जो है वह है ही उससे अधिक बुरा और क्या होगा। इसलिए उसके पास तो समय भी नहीं होता कि वो सोचे कि कुछ उसका जीवन में अच्छा होने वाला है। भूख मीठी की भोजन मैंने आपको बता दिया। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हम हराम के भाव नहीं बेच लेते। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, हमें अपने पुरखों की दी हुई चीज़ों को धैर्य और ध्यान से संभालना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए तथा उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का इस तरह रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है कि वो कितनी गरीब है। रोटियां भी गिन गिन कर खाती है कि आज 4 रोटी मिली हैं तो 2 मैं खा लेती हूँ, 2 मैं अपने बूढ़े के लिए रख लेती हूँ। किसी दिन 2 रोटी भी मिलती होंगी तो उसमें से 1 खाती होगी और 1 रख लेती होगी। यानी उसे भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त होता था। आज माटी वाली अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी वो बहुत गरीब थी, वो अपने पति को सब्जी बनाकर खाना नहीं दे पाती थी, लेकिन उसके मन में इसकी एक टीस रहती थी। जरा सा भी संभव होते हुए आज उसे 2 रोटियां अधिक मिल गई तो वो सोचती है कि मैं प्याज भूनकर ही उससे अपने पति को भोजन करा दूंगी। यानी वो उसके हृदय में टीस थी, वो खिलाना तो चाहती थी पर वो संभव नहीं था, उसके पास पैसे नहीं होते थे। गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी गरीब व्यक्ति जो सारी जिंदगी जिसको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता, कम से कम मरते समय तो उसको शमशान नसीब ही हो जाना चाहिए।
विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है। विस्थापन की समस्या है किसी व्यक्ति का अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, रहना, जो कि यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। किसी भी स्थिति में सरकार के द्वारा राज्य इत्यादि में या सड़कों को बनाने के लिए हाईवेज पर सरकार द्वारा जमीन लोगों से ले ली जाती है। वहाँ से लोगों को उनकी जगह छोड़ने के लिए कहा जाता है। या फिर जैसे हमारे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए भारत में लाया गया। जो यहाँ मुसलमान थे वो यहाँ से उठकर पाकिस्तान गए। तो ये विस्थापन, ऐसी स्थिति में भी विस्थापन होता है। और विस्थापन में व्यक्तियों के घर उजड़ जाते हैं। इसमें वो लोग बेघर हो जाते हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, वहाँ कागज नहीं होते, कोई जिनके पास स्थायी निवास नहीं होता, वो ऐसे विस्थापन जैसी चीज़ों में बेघर हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। इस तरह से ये प्रश्न उत्तर भी हमारे पूरे हो जाएंगे। आपको मैं लिख कर भेजूंगी, आप इन्हें कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद।